अगर आप कक्षा 12 इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं और आपके भी विद्यालय के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस लागू है तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम जो बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर का हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इस तरीके के वीडियो का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले के 3 पार्ट अपलोड हो चुके, उसे नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको हिंदी साहित्य, हिंदी इतिहास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर है वो आपको ब्लॉग कबीर क्लासेज 58 पर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और जैसे भी आपके नए प्रश्न बैंक आएंगे तो सबसे पहले वहां पर आपके अपडेट्स कर दिए जाएंगे, तो वहां जाकर के आप सॉल्यूशन के साथ उनको देख सकते हो। अभी कुछ प्रश्न आंसर जैसे भूगोल के और हिंदी साहित्य के अपलोड कर दिए गए हैं, तो उन्हें जाकर भूगोल वाले जो प्रश्न है, भूगोल की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें देख लीजिए, जिनके मैंने कुछ वीडियो भी अपलोड किए। उन वीडियो को भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अति महत्वपूर्ण जो प्रश्नों वाली प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा जो हिंदी साहित्य के भी कुछ प्रश्न और उसकी जो भूमिका वगैरह, सिलेबस वगैरह और सिलेबस के हिसाब से अंक विभाजन, वो सारा कुछ ब्लॉग के अंदर पहली पोस्ट है उस पर अपलोड है। वहां जाकर के आप उसको जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विद्यार्थी मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार स्टडी 58 में फिर से स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। अध्याय से क्या 5 यात्रियों के नजरिए से। यह ध्यान देकर, ये राजस्थान बोर्ड के लिए मैं स्पेशल बना रहा हूँ। तो राजस्थान बोर्ड के अंदर पहला वाला जो पार्ट था भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 प्राचीन भारत से संबंधित, उसमें आपके 3 अध्याय हैं। चौथा अध्याय आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, जबकि इसका जो भाग 2 जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 जो मध्यकाल से संबंधित, उसका अध्याय संख्या पहला, यानी कुल मिलाकर आपका 5वां अध्याय जो है यात्रियों के नजरिए से, उसके प्रश्न आंसर को डिस्कस करेंगे। इनको मैं साथ साथ में आपको समझाता जाऊंगा इसको, तो काफ़ी कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी सीखने को मिलेगी और एक फिल्म की तरह आपको पूरा पार्ट भी याद हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। अल बिरूनी की समझ में बाधक अवरोध कौन से। देखो, अल बिरूनी ये जो यात्री था कहाँ का था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी आपको दी गई है। तो फिर भी आपको अगर चाहिए तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से भारत के अंतर्गत आया था, 11वीं शताब्दी के अंदर ये भारत के अंदर आया था। तो अब देखो था क्या, इसको भारत के साथ में समझ में क्या समस्या आई थी, उनके अवरोध क्या, यानी भारतीयों के साथ जब आप किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हो तो आपको भाषा समझने में कठिनाई होती है। जैसे आप राजस्थान के रहने वाला, आप दक्षिण भारत के अंदर जाओगे तो वहाँ की क्या होगी, सबसे पहली आपकी जो बाधक क्या आएगा, आपकी भाषा। तो वैसे ही अल ब्रूनी के सामने भी सबसे ज़्यादा अवरोध की भाषा है, क्योंकि भारत के अंदर आया तो भारतीयों की भाषा उसकी भाषा के मुकाबले, उसकी मातृभाषा के मुकाबले अलग थी। इसके अलावा भारत के अंदर अधिकतर जो ग्रंथ थे जिनका वो अध्ययन करके अपना ग्रंथों को लिख रहा, वो संस्कृत भाषा में थे, जिसको समझने का उनको पहले प्रयास करना पड़ा था। इसके अलावा धार्मिक अवस्था अलग थी, यानी भारत में उस समय हिंदू धर्म था, या कह सकते हैं जो वैदिक धर्म था वो वैदिक धर्म प्रचलित था, जबकि अल बिरूनी मुस्लिम धर्म से संबंधित था। तो दोनों की धार्मिक अवस्थाएं भी काफ़ी अलग थी और उनकी प्रथाएं भी, जो जैसी प्रथा वो उज्बेकिस्तान जो उसमें ख्वारिज्म साम्राज्य था उस ख्वारिज्म के अंदर थी, वो भारत के अंदर क्या थी, अलग थी। तो उनके अंदर भिन्नता थी। इसके अलावा वो अभिमान की बात करता, भारतीय लोगों को वो अभिमान यानी घमंडी बताता है कि जो लोग आसानी से ज्ञान देने को क्या होते हैं, तैयार नहीं होते। तो इस तरीके की कुछ जो बाधाएं यानी जो समस्याएं उनको भारत के अंदर जो ज्ञान के अर्जन या जो शास्त्रों के अध्ययन या लेखन से संबंधित थी उसके बारे में उसने यहाँ पर वर्णन किया। अगला दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय डाक व्यवस्था की कुशलता का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है। यानी उसने बहुत अच्छी तरीके से इस डाक व्यवस्था का उल्लेख किया है और कहा कि ये बड़ी कुशल थी। जहाँ पर कोई सफ़र तय करने में 50 दिन का समय लगता था, तो वही सफ़र ये डाक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान सूचना सिर्फ 5 दिन में पहुँचा दी जाती थी। तो ये यात्री कौन था, इब्न बतूता था। और ये 14वीं शताब्दी के अंदर भारत आया था। और कहाँ से आया था, ये मोरक्को से भारत आया था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। क्वेश्चन संख्या 3 हम देखेंगे, इब्न बतूता के द्वारा वर्णित उन उपजों के नाम बताइए जिनसे उनके पाठक परिचित नहीं थे। यानी इब्न बतूता भारत के अंदर आता, आप जब ये चैप्टर 5वां पढ़ते तो इसकी शुरुआत के अंदर ही 2 फोटो दिए गए। उसमें एक तो फोटो है नारियल का, जो उसके देश में यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जहाँ से ये इब्न बतूता समझते था उस क्षेत्र में ये नहीं होते थे। और एक जो पान
जो पान के अंदर जो सुपारी वगैरह मसाला डालकर खाते वो उस टाइप का पान था। इन दोनों से वो क्या था, परिचित नहीं था। और जब इब्न बतूता भारत आया तो ऐसी चीज़ों का ही उसने ज़्यादा वर्णन किया जो उसके लिए असामान्य लगी, यानी जो उसके अपने क्षेत्र में मोरक्को के अंदर या अफ्रीका के अंदर जिस क्षेत्र में वो पला बड़ा हुआ उस क्षेत्र में वो संबंधित नहीं थी। इसलिए पाठकों की रुचि जागृत करने के लिए उसने ऐसी चीज़ों का, असामान्य चीज़ों का उसने वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है, अल बिरूनी ने भारतीय विचारों को समझने के लिए किन कृतियों का उपयोग किया, यानी कौन कौन सी रचनाओं का उपयोग करके उसने अपनी रचना का लिखा, यानी अपना ग्रंथ है उस ग्रंथ को लिखने का कार्य किया था। कौन सा ग्रंथ लिखा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो इसमें उसने वेदों का प्रयोग किया, जो 4 वेद उनमें का प्रयोग किया, और जो 18 पुराण है, भगवत गीता है, मनुस्मृति जो सबसे बड़ा विधि ग्रंथ भी माना जाता है, पंतजलि की कृतियाँ। अब देखो पतंजलि बहुत ही बड़े व्याकरणज्ञ हुए, तो उनके द्वारा लिखित जो कृतियाँ उन आदि का भी उसने अपने इस ग्रंथ को लिखने के अंदर प्रयोग किया था। अगला 5वां क्वेश्चन हम देखेंगे, इब्न बतूता ने किसी शहर को भारत का, किसी ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था। तो किस शहर को उसने, इब्न बतूता ने भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था, तो ये दिल्ली की बात करती है। देखो इस अध्याय के अंदर आप 2 शहरों का वर्णन है, एक तो है दिल्ली का, एक दौलताबाद का। अब देखो दोनों का वर्णन और दोनों जगह इब्न बतूता गया था, क्यों, क्योंकि देखो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। हालांकि कुछ समय बाद वापस दौलताबाद से दिल्ली ले आई। तो इस तरीके से 2 जो महत्वपूर्ण शहरों का वर्णन, और जिसमें इब्न बतूता दिल्ली को सबसे बड़ा भारत का शहर के रूप में वर्णन करता है। अगला भारतीय डाक व्यवस्था का विस्तृत रिपोर्ट हो गया, इब्न बतूता ने दिया। इसके बारे में हम पूरा वर्णन आगे करेंगे। अगला है, ताराबाद किसे कहा जाता है, ताराबाद किसे कहा जाता है। तो दौलताबाद में पुरुष तथा महिला गायकों के लिए एक बाजार होता था जिसे ताराबाद के नाम से जाना जाता। इस नाम को आपको याद रखना है। जो हम जब अध्याय को अंदर पढ़ते हैं तो उस अध्याय के अंदर दौलताबाद का जो वर्णन आता उस वर्णन से यह संबंधित है, जिसमें दौलताबाद के अंदर एक महिला और पुरुष गायकों का एक बाजार लगता है, जहाँ पर वो महिला और पुरुष गायक अपनी क्या देते हैं, प्रस्तुतियाँ देते हैं। और इस प्रस्तुतियों का वर्णन बहुत ही अजीब तरीके से इब्न बतूता द्वारा किया गया है, यानी एक धार्मिक रूप से भी इसका वर्णन उसने करने का यहाँ पर प्रयास किया। जैसे हिंदू जो शासकों का वहाँ पर मेहराब के माध्यम से उस जब इस प्रस्तुत करने का जो जगह थी वहाँ प्रवेश करते थे, तो वहाँ के नर्तक उसके सामने नृत्य प्रस्तुत करते थे। और इब्न बतूता कहते कुछ मुस्लिम जो अमीर वगैरह होते थे वो भी यहाँ नृत्य वगैरह सुनने के लिए आया करते थे। यानी जो भारत के अंदर जो मनोरंजन के क्या क्या साधन होते थे उन साधनों का यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास उसने किया, और इसको अलग तरीके से दिखाने का इब्न बतूता द्वारा प्रयास किया गया। जो चीज़ें उसके लिए कुछ असामान्य दृष्टि से उसको लगती थी उन चीज़ों को यहाँ पर उसने वर्णन करने का कार्य किया। अगला हम देखेंगे, इब्न बतूता ने कितने प्रकार की जो डाक व्यवस्था, उस डाक व्यवस्था का उसने क्या किया है, वर्णन किया है। तो यहाँ पर इब्न बतूता ने 2 प्रकार की डाक व्यवस्था का, तो पहली थी अश्व डाक व्यवस्था, यानी जो घोड़ों के माध्यम से एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक समाचार पहुँचाए जाते थे। और दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था, जिसके अंदर पैदल लोग डाक को लेकर से एक निश्चित दूरी से वो खड़े रहते थे और दौड़ करके एक दूसरे के पास में डाक व्यवस्था पहुंचाया करते थे। एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से उनके अंदर डाक व्यवस्था का एक क्रम होता था, जिसको वो इब्न बतूता अपने संसार की जो अनूठी प्रणाली उस प्रणाली के अंदर वर्णन करता। वैसे मैं थोड़ा विस्तृत आपको बताऊं तो जो डाक व्यवस्था थी वो डाक व्यवस्था जिसको वो एक उल्लुक नाम से, आगे आ भी जाएगा इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, तो इसको वो उल्लुक नाम से क्या करता, वर्णन करता। वो इसको उल्लुक कहता कि जो क्या होती थी हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा क्या होती थी, संचालित होती थी। जबकि पैदल जो डाक व्यवस्था थी जिसको दावा कहा जाता था, और ये पैदल डाक व्यवस्था क्या होती थी, प्रति मील पर 3 अवस्थान स्थित होते थे। और ये क्या होता था, 1 मील के 1/3 होता था, और ये हर 3 मील पर एक घनी आबादी वाला गांव होता था। और उसके बाद 3 मंडप होते थे जिसमें लोग कार्य करने के लिए तैयार होते थे। क्योंकि होता क्या था, जब संदेश लेकर जाने वाला तो उसके हाथ में एक छड़ी होती थी, 2 हाथ लंबी छड़ी, जिसमें तांबे की घंटियां बजती थी। तो उन जब
वो 3 जो मंडप होते थे उसको कुछ दूरी से वो संदेशवाहक आता दिखता था, तो उसको मालूम पड़ जाता था उसकी घंटियां सुन करके उस छड़ी की कि भाई कोई संदेश आता है। तो अगला जो संदेशवाहक जो उस मंडप के अंदर मौजूद रहता था वो तैयार ही रहता था उस संदेशवाहक से तुरंत ही वो हाथ में पत्र और वो छड़ी लेकर के वो अगले अपने प्रस्थान के लिए वो चल पड़ता था, जो अगला अवस्थान होता था उसके लिए वो चल पड़ता था। ऐसे जब वो अगले अवस्थान के नजदीक पहुंचता था वहां भी वैसे ही संदेशवाहक तैयार रहता था। तो इस क्रम से ये पैदल डाक व्यवस्था थी, बड़ी तेजी से समाचार पहुंचाने का कार्य करती थी। इब्न बतूता भी बताता है कि जो अश्व डाक व्यवस्था के मुकाबले जो पैदल डाक व्यवस्था थी वो ज़्यादा तीव्र थी, और मुख्य रूप से वो कहता कि जो खुरासान से अक्सर जो फलों का परिवहन इसी पैदल डाक व्यवस्था के माध्यम से होता था, क्योंकि भारत में ये बड़े ही पसंद किए जाते थे, लोगों द्वारा बड़े शौक से खाए जाते थे, विशेषकर अमीर और शासक वर्ग के लोगों द्वारा। अगला हम देखेंगे कि खुरासान के फलों को लाने के लिए किस डाक व्यवस्था, तो ये पैदल डाक व्यवस्था जो मैंने अभी आपको बताई। अगला क्वेश्चन संख्या 11, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में कितने दरवाजे थे और उनमें से सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा था। तो इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में कुल 28 दरवाजे थे, इसमें बदायूं दरवाजा है वो सबसे क्या था, विशाल था, यानी सबसे बड़ा था। सबसे विशाल का मतलब सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा था, बदायूं दरवाजा था। अल बिरूनी के अनुसार फारस में समाज के किन 4 वर्गों में विभाजित था। तो अल बिरूनी जब भारत के समाज का वर्णन करता है, यहाँ की वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखता है, तब वो क्या, उससे पहले वो फारस के समाज के बारे में भी देखता है, और वहाँ पर भी वो फारस के समाज को भी 4 वर्गों के अंदर बांटा हुआ देखता है, और उन 4 वर्गों का वो यहाँ पर अपने वर्णन के अंदर क्या करता है, वर्णन करता है। उसमें वो एक पहला वर्ग बताता है जिसमें घुड़सवार और शासक वर्ग के लोग सम्मिलित थे, यानी जो शासन संचालित करता थे और उनके जो सहयोगी लोग थे वो इसके अंदर क्या थे, शामिल थे। दूसरा वर्ग जो वो बताता उसमें भिक्षु थे, अनुष्ठानिक पुरोहित थे, ये कौमा नहीं, अनुष्ठानिक पुरोहित, यानी जो क्या करते थे, या तो किसी ने जैसे वैराग्य ले लिया, घर बार छोड़ दिया हो, ऐसे लोग थे। जिसमें वो भिक्षु उन लोगों को कहते जो घर बार छोड़ दिया, विशेषकर उसमें जैन और बौद्ध धर्म के लोग थे। इसके अलावा ब्राह्मण धर्म के भी कुछ लोग ऐसे थे जो घर बार छोड़कर भिक्षु का जीवन रहते, क्योंकि ये भीख मांगकर जिंदा रहते थे, इसी कारण इनको भिक्षु कहा जाता था। ऐसे और अगले थे चिकित्सक, जिसको वेद कहते हैं, तो इस तरीके का वो वर्णन। और तीसरा वर्ग वो कहता है खगोल शास्त्री, हालांकि ये वर्णन फारस का है, लेकिन वो इसी परिप्रेक्ष्य में वर्णन करता है जैसा भारत के अंदर भी वो वैसा ही देखता है, कि जैसे भारत के अंदर तो वैसे ही भिक्षु और अनुष्ठानिक पुरुष जो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हो, और चिकित्सक फारस के समाज के अंदर थे। अगले खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, यानी वो बुद्धिजीवी वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, या कह सकते हैं ये वैज्ञानिक वर्ग था जो वहाँ के समाज के अंदर था। अगले कर्षक यानी किसान और शिल्पकार जो शिल्प का काम करने वाले लोग थे। अगला हम देखेंगे 13वां, उल्लूक और दावा में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो डाक व्यवस्था थी, वैसे इसके बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो अश्व डाक यानी जो घोड़े के माध्यम जो प्रति 4 मील की दूरी पर स्थापित घोड़ों द्वारा चलित होती थी, उसे उल्लूक के नाम से जाना जाता था। जबकि दावा क्या थी, ये पैदल डाक व्यवस्था थी जो प्रति 3 मील 3 अवस्थान होते हैं, यानी 1 मील का ये मान लो रास्ता, तो इसमें 3 जगह इसके ठिकाने होते थे रुकने के लिए, 3 जगह इसके अवस्थान थे। अल बिरूनी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की किन मान्यताओं को अस्वीकार कर दिया, यानी वो कौन सी अपवित्रता की जो मान्यता है उनको इस अल बिरूनी ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जो भारत के अंदर आता, क्योंकि वो ब्राह्मणवादी जो ब्राह्मण लोग थे उनसे ही तो वो सब कुछ क्या करता है, ग्रहण करता है, लेकिन फिर भी अल बिरूनी कुछ चीज़ों को जो अपवित्रता की धारणा थी, उस धारणा को वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध बताकर क्या करता है, उसे अस्वीकार कर देता है। और वो जोर देकर कहा कि यदि ऐसा होता तो पृथ्वी पर जीवन भी असंभव होता, क्योंकि वो एक उदाहरण भी देता है, जैसे सूर्य क्या करता, हवा को स्वच्छ करता है, और समुद्र में नमक क्या करता, पानी को गंदा होने से बचाता है। तो वैसे ही वो कहता कि समाज के अंदर भी पवित्रता आती है, शुद्धता आती है, इसमें कोई अपवित्र जैसी चीज़ें नहीं होती है। तो इस कारण वो इस ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसको अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का क्या करती है, प्रयास करती है। क्योंकि हर वस्तु चाहे वो अपवित्र हो जाती है तो वो पवित्र होने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो वो किसी जाति या वर्ण को केवल अस्पर्श या उसको अपवित्र मानने को वो क्या करता है, जायज यानी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध ठहराता है।
कि उनको सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जैसा कि हमारी ब्राह्मणीय जो वर्ण व्यवस्था उसके अंदर माना गया है, जिसमें एक वर्ग को दबाकर ही रखा जाता है और कुछ वर्ग के लोग हमेशा के लिए उसके ऊपर भगवान बन करके अधिष्ठापन करते हैं। तो इस व्यवस्था के विरुद्ध उसने बात की है। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान उन्हें क्या कहा जाता था? ये दावा कहा जाता था। किस डाक व्यवस्था को उल्लेख किया? डाक व्यवस्था इब्न बतूता के अनुसार उसे सिंध से दिल्ली की यात्रा में कितने दिन लगे? 50 दिन लगे, जबकि डाक व्यवस्था की ये 5 दिन के अंदर ही पहुंच जाया करती थी। अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके वृत्तांत किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उनसे प्रेरणा ली? तो किसके? इब्न बतूता के, जिसके बारे में अभी हम जान ही रहे थे, आगे भी जानेंगे। तो इब्न बतूता ने जो रिहला नामक यात्रा वृत्तांत लिखा उससे ये बड़ा ही क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था। अगला हम देखेंगे डाक व्यवस्था के माध्यम से गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक कितने दिनों में पहुंचती थी? तो 5 दिनों में। वही जो रास्ता अभी ऊपर वाले क्वेश्चन का था उसी का ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला हम देखेंगे इब्न बतूता के अनुसार महीन मलमल की किस्में इतनी महंगी थी कि उसे कौन से वर्ग के लोग पहन सकते थे? इसे केवल अमीर और बहुत धनाढ़ यानी जो ज़्यादा धनवान लोग होते थे वो इसको क्या कर सकते थे? पहन सकते थे। अगला हम देखेंगे भारत में उन 2 नगरों के नाम लिखिए जिनका इब्न बतूता ने दौरा किया और विश्ववादी संस्कृति पाई थी। तो वो दिल्ली और दौलताबाद, जिसके बारे में पूर्व में मैं वर्णन कर चुका हूँ। इब्न बतूता के अनुसार अंगूर लता की तरह किस वृक्ष को उगाया जाता है? तो ये पान के वृक्ष, जिसके पान के पत्तों के बारे में वो अजीब चीज़ों के बारे में वो वर्णन करता है। दिल्ली को तत्कालीन ग्रंथों में किस नाम से उद्धृत किया गया? तो दहली के नाम से उद्धृत किया गया। यानी तो इसको दिल्ली तो बाद में जाना जाता, पहले इसको दहली, आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। इब्न बतूता के अनुसार कौन सा शहर दिल्ली को चुनौती देता है? दौलताबाद शहर। तो इब्न बतूता दोनों ही शहरों का वर्णन करता है और उसमें ये दोनों का कंपैरिजन वो करता है और कहता है कि दौलताबाद भी दिल्ली जितना ही क्या है बड़े क्षेत्र पर था और उसी मुकाबले से उसमें भी विकास के अंदर वो दिल्ली को टक्कर देने का मादा रखता था, जिसमें वो अलग अलग प्रकार के विभिन्न उसके इलाकों के अंदर वहाँ क्या चीज़ें उन सब का अलग तरीके से वो क्या करता है? वर्णन करता है। और जिसमें विशेषकर वो बाजार में संगीत, जिसमें ऊपर हमने देखा था ताराबाज जैसा था, तो वो उसके बारे में वो अलग से वर्णन करता है। अल बिरूनी के अनुसार वर्ण व्यवस्था ने समाज को कितने वर्णों में विभक्त किया और वो कौन से थे? मुझे 4 वर्णों में। ये भारत के बारे में थी। ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो फारस के बारे में थी, जिसमें ब्राह्मणीय, जिसमें वो कहता है कि ब्राह्मण लोग खुद को सर्वोच्च मानते थे और वो कहते थे कि वो ब्रह्मा के सिर की बात कहता है कि हालांकि जैसे संस्कृत ग्रंथों के अंदर या ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ है उस ग्रंथों के अंदर ब्रह्मा के मुख से उनकी ब्राह्मणों की उत्पत्ति, लेकिन वो कहता है उनकी उत्पत्ति जो सिर से हुई और क्षत्रियों की वो कहता है कि जंघों और हाथों से उत्पत्ति, अपने कंधों और जो हाथों से बताता है, और वैश्यों की वो जंघों से और शूद्रों की वो शूद्र जो होते हैं उनके चरणों से उत्पत्ति बताता। तो इस तरीके की वो भारत की जो वर्ण व्यवस्था, उस वर्ण व्यवस्था का वो वर्णन करता है। यानी जो ऊंची और नीची जाति की जो व्यवस्था, उस व्यवस्था का वो क्या करता है? उस पर कटाक्ष करता है और उसके अंदर क्या क्या मतभेद है उनके बारे में बताता। और ये भी कहता कि जो शूद्र और वैश्य थे अंतिम 2 वर्ण उसमें ज़्यादा की अंतर नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण अंत में वो ये कहता है कि इन वर्गों के बीच में विभिन्नता होते हुए भी ये एक साथ एक ही शहरों और गाँवों में रहते थे, समान घरों और आवासों का ये क्या करते थे? मिलजुल करके उपयोग करते थे। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया? तो ये महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब अल बिरूनी इनके साथ आया, क्योंकि ये ख्वारिज्म का था। महमूद गजनवी ने जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तो बंदी के रूप में इस अल बिरूनी को कहाँ पर लेकर आया? वो गजनी लेकर आया। फिर इसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और अपने फिर अभियान के साथ जब वो भारत की तरफ आया तो इस अल बिरूनी भी इसके साथ में भारत की यात्रा पर आया था। अगला जो 27वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता यहाँ किस देश का ऐसा है? तो इब्न बतूता मोरक्को का, जो अफ्रीका के अंदर, वैसे पश्चिमी अफ्रीका के अंदर विशेष रूप से है वो। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस, यहाँ ये सही शब्द ऐसे हैं, भाषा में लिखा? तो वो अरबी भाषा के अंदर अपना वर्णन देने का कार्य किया। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। ये गुप्त वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिसको चंद्रगुप्त अपना विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसके समय में ये भारत की यात्रा पर आया था। 4वीं शताब्दी के अंदर ये भारत की यात्रा पर आया था। अगला हम देखेंगे दिल्ली में दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी प्रविष्ट किया? भाषक नहीं है यहाँ पर आपका
शासक है। तो दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक, ये तुगलक वंश का शासक था, जिसके बारे में मैंने पूर्व में भी आपको इसके बारे में बात की थी। अगला हम देखेंगे 31वां जो क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? ये 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। इसकी एक और डेट समय एनसीईआरटी के अंदर 20 मई भी प्राप्त होती है, जो ज़्यादा अब तक प्रमाणिक मानी जाती है। और सबसे पहले ये कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट के अंदर। और कालीकट के जो राजा जमोरिन थे, उन्होंने इसका क्या किया था? भारत की अतिथि भवों की भावना के आधार पर इसका क्या किया था? स्वागत किया था। अगला हम देखेंगे मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी वह थी वेनिस, जिसको हम इटली भी कहते हैं। इटली को वेनिस के नाम से भी जानते हैं। अगला हम देखेंगे अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की किन दो चीज़ों को असामान्य माना? वो थी नारियल और पान, जिसके बारे में हमने पूर्व में भी वर्णन किया था। अब ऐसा क्यों था कि वो नारियल और पान को, तो इसके बारे में आपको जो इब्न बतूता ने जो वर्णन किया उसके वर्णन के बारे में आपको मैं विशेष कर सुनाता हूँ, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आए तब भी आप इसमें लिख सकते हो। तो इब्न बतूता नारियल का वर्णन मानव सिर जैसे गिरीदार फल के रूप में कहता है। ऐसा है वो क्यों कहता है? क्योंकि एक तो कुछ समानता उसको ये दिखती है कि खजूर का जो पेड़ होता है वो और नारियल का पेड़ वैसे एक जैसे होता, उसको समान जैसे। लेकिन उसने ये देखा कि जो खजूर के पेड़ से जो खजूर मिलता है, जबकि जो नारियल का पेड़ उससे काष्ठफल प्राप्त होता है, और वो उस ऐसा एक काष्ठफल को विशिष्ट रूप से देखता है। वो काष्ठफल में एक मानव सिर जैसा देखता है, उसमें वो 2 आंखें देखता है। इसके अलावा उसमें वो क्या करता है? एक मुंह देखता है। क्या देखता है? एक मुख जैसी वो आकृति उसको देखने का। मैं इसको साथ में आपको मेंशन भी कर दूंगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या देख मुख भी उसमें वो देखता है, और साथ में जो इसका जब अंदर वाला जो नारियल का भाग, जब वो हरा भाग होता है वो मस्तिष्क जैसा उसको देखा है, और उससे जुड़ा जो रेशा होता है वो बालों जैसा उसको दिखाई देता है। तो इस तरीके से उसको अजीब टाइप से वो क्या करता है? इसका वर्णन करता है, और साथ में इसका उपयोग भी वो बताता है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे इसके रेशों से रस्सी बनाते हैं, जो कि क्या करती है? जहाज के अंदर लोहे की कीलों की जगह उनका क्या करता है? प्रयोग किया जाता है। और इससे बर्तनों के लिए भी रस्सी वो बनाते। अगला वो पान के बारे में क्या करता? पान का भी वो बड़ा ही विस्मयकारी वर्णन करता है, जो कि खाने के लिए लोग उसमें प्रयोग करते थे। वो कहता है कि पान का ऐसा वृक्ष है जो अंगूर की लता की तरह, यानी जो बेल होती है उसकी तरह उगाया जाता है। और पान का कोई वो कहता फल के लिए उसको नहीं उगाते, नहीं उसके कोई फल लगते, केवल पत्तियों के लिए उसको उगाया जाता है, और पत्तियों को ही खाया जाता है, चबाया जाता है उसको, जिसके अंदर सुपारी वगैरह भर करके, जिसके बारे में कहता है कि वो सुपारी जायफल जैसी छोटी होती है, और जिसके बड़े छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते, इतने छोटे कि उसको मुख में रखा कर चबाया जा सके। तो इस तरीके से वो इनका 2 विस्मयकारी चीज़ों का, जिसको वो असामान्य कहता है क्योंकि उसने अपने क्षेत्र में उनको नहीं देखा था, उनसे वो उनके पाठक अपरिचित थे, उनके बारे में वो वर्णन करता है। अल ब्रूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? वह थी 11वीं शताब्दी। इसके बारे में हमने पूर्व में भी बात कर सकते। इब्न बतूता की भारत यात्रा तो 14वीं शताब्दी, इसके बारे में भी पूर्व में बात कर सकते। आपकी जो किताब की जो कालक्रम रेखा है ना पीछे वाले, उसको आप जरूर याद करें, उससे काफ़ी कुछ छोटे वाले आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? और उसका नाम क्या था? वैसे नाम तो इसमें आ गया है, वैसे देश का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो फ्रांस से वो भारत की तरफ आया था। अगला देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे, मतलब यहाँ पर ये आना चाहिए किस यात्री को किया था? तो इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश के लिए नियुक्त किया था। हालांकि बाद में कुछ मतभेद हो गए थे, इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, फिर दोनों के बीच में गलतफहमियां थी वो दूर हो गई, फिर इसको छोड़ भी दिया था, और बाद में इसको अपने दूत के रूप में चीन भी भेजा था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में ईस्टर्न मार्ग से कहा तो सिंध के रास्ते ये फिर भारत की तरफ आया था। भारत में पहले ये सिंध आया था, और सिंध के बाद में ये फिर अन्य स्थानों से होते हुए दिल्ली पहुंचा था। अगला हम देखेंगे तहकीक के हिंद किस का यात्रा वृत्तांत थी? अल ब्रूनी का। तो इन ग्रंथों को नाम आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको ध्यान देना ही है। मेगस्थनीज कौन था? तो मेगस्थनीज एक राजदूत था। ये कौन सा? यूनानी राजदूत था। इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका नामक पुस्तक। ये मौर्य वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके दरबार के अंदर सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन फ्रांसीसी यात्री पैसे से सीख सकता था? ये फ्रांसवा बर्नियर, जिसके बारे में ऊपर भी वर्णन है। या फिर से आ गया फ्रांसवा बर्नियर कौन है? तो ये फ्रांस के रहने वाला एक चिकित्सक था और राजनीतिक दार्शनिक और एक
इतिहासज्ञ था और ये भारत के अंदर अपने मतलब जॉब की खोज में, वैसे आप नौकरी के लिए कहीं जाते हैं ना, वैसे नौकरी के लिए ये भारत आया था। अगला हम देखेंगे कि कौन सा फ्रांसीसी यात्री भारत में 12 वर्षों तक रहा था। यही फ्रांसवा बर्नियर, ये भारत में 12 वर्षों तक रहा था। ये शाहजहां और औरंगजेब के समय तक भारत के अंदर लगभग रहा था। अगला हम देखेंगे फ्रांसवा बर्नियर भारत में कब तक, तो यहाँ पर इसका समय भी दिया है 1656 से 1668 तक वो भारत में 12 वर्षों तक भारत में रहा है। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने मुगल शासक दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में काम किया, तो ये फ्रांसवा बर्नियर ही था। अगला देखेंगे बर्नियर के ग्रंथ का नाम बताना, तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इसको याद रखना, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। किस फ्रांसीसी यात्री ने राजकीय स्वामित्व को राज्य और उनके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना था, तो वो किसने, फ्रांसीसी यात्री था बर्नियर ने राजकीय स्वामित्व को राज्य और उनके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना था। क्योंकि इससे क्या होता था, इसने इसका वर्णन किया है कि जब निजी स्वामित्व तो नहीं होने के कारण लोग, शासक वर्ग उसके ऊपर खेती की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, नहीं किसान लोग उसकी तरफ ध्यान देते थे, जो अधिकारी वगैरह होते अधिकतम उससे टैक्स वसूलने तक ही सीमित थे। इससे कृषि को नुकसान पहुंचता था, जिससे उत्पादन उत्तरोत्तर कम होता चला जाता था और जिससे फिर आखिर में जाकर के राज्य को ही नुकसान उठाना, क्योंकि उसकी कर जो वसूली क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। अगला हम देखेंगे किस इतिहासकार ने राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया, तो फ्रांसवा बर्नियर है, उसने जो कारखानों की प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता था, चाहे वो चित्रकारों से संबंधित कारखाने हो या बढ़ाई से संबंधित कारखाने हो या लोहार से या चमड़े बनाने वालों से संबंधित या अन्य कोई वस्तुएं बने, तो उन सबसे अलग अलग प्रकार के वो कारखाने थे। उन कारखानों का क्या करता है, ये बर्नियर वर्णन करता है कि भारत के अंदर उस समय किस प्रकार के उद्योग थे और उनके लिए किस तरीके से अलग तरीके से जो राज दरबार की ओर से क्या किया जाता था, प्रबंधन किया जाता था। तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी। अगला हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किससे 1 लाख ये टक्के हैं, टक्के जो उस समय एक मुद्रा थी, और 200 दास प्रदान किए थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक एक धर्मोपदेशक था, यानी धार्मिक उपदेशक था, उसने ऐसा कुछ उसको सुनाया था। उससे सुनकर के मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ही खुश हुआ था और इस खुश की प्रशंसा में उसे 1 लाख टंके और 200 दास प्रदान किए थे। किस फ्रांसीसी यात्री ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया, तो ये फ्रांसवा बर्नियर, वही फ्रांस का जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे। किस फ्रांसीसी यात्री का मानना था कि भारत में मध्य की स्थिति के लोग थे, यानी मध्य की स्थिति मतलब मध्यम वर्ग नहीं है, वो बताता या तो भारत में अमीर लोग ही हैं या फिर भारत में गरीब लोग हैं, सबसे गरीब लोग और सबसे अमीर लोग, इसके बीच का जो मध्यम लोग, जो न तो ज़्यादा गरीब हो न ज़्यादा अमीर हो, ऐसा कोई वर्ग उस समय नहीं था। क्योंकि ये अब देखो शासक वर्ग था, एक तो खून सूचने वाला ही था, एक तो शोषक वर्ग और एक तो हम कह सकते हैं शोषित वर्ग। एक तो शोषक और शोषित, तो दोनों के बीच में कोई रहने वाला था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति भारत के अंदर मध्यकाल में थी और ये हकीकत थी। अगला 52वां देखते हैं कि कौन सा फ्रांसीसी यात्री भूमि के निजी स्वामित्व का समर्थक था, ये फ्रांसवा बर्नियर था। अब लघुत्तरात्मक टाइप के प्रश्न उत्तर देखते हैं, यानी थोड़े बड़े टाइप के। अल ब्रूनी की समझ में बाधक अवरोध, यानी जो भारत के अंदर आया था उनके रुकावट कौन कौन सी चीज़ों से, यानी कौन सी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा, उन समस्याओं को ही वो बाधक अवरोधों के रूप में चर्चा करता है। तो अवरोध का पहला भाग वो क्या कहता है कि संस्कृत, अरबी और फारसी, यानी संस्कृत भाषा को बताता है, जो कि अरबी और फारसी से इतनी भिन्न यानी अलग थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा के अंदर अनुवाद करना सरल नहीं था। विशेषकर वो इसको कहता है कि जैसे फारसी के अंदर ज़्यादा मात्रा में व्याकरण के नियम वगैरह होते हैं, वैसे ही इस संस्कृत भाषा में ज़्यादा प्रकार की व्याकरण है, जिसके कारण ये भाषा समझने में कठिन थी। हालांकि कोई नए क्षेत्र में जाता तो उसको अपनी भाषा अच्छी लगती, जिससे वो जानकार होता शुरुआत से, और नई भाषा उसके लिए हमेशा ही कठिन होती है। तो इस तरीके से वो वर्णन करता है। दूसरा अवरोध वो धार्मिक अवस्था और प्रथाओं को, यानी जो रीति रिवाज वगैरह थे, उनको लेकर कहता है कि भारत में जो विभिन्न धार्मिक विश्वास प्रचलित थे, जिन्हें समझने के लिए उन्हें वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता था। क्योंकि हमारे धर्म के अंदर खूब सारी ऐसी चीज़ें, जैसे सूर्य पूजा हम करते थे, क्यों करते थे, तो उसको समझने के लिए उसको वेदों या ब्राह्मण ग्रंथों का या अपने ब्राह्मण मित्रों का उसको सहारा लेना पड़ता था। तीसरा अवरोध था, उसने कहा था अभिमान का। अपनी समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल ब्रूनी पूरी तरीके से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर ही वो क्या रहा था, आश्रित रहा था, यहाँ आश्रित है, आश्रित रहा था। तो इसी कारण वो कहता है कि ब्राह्मण लोगों के अंदर वो अभिमान की बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है।
अगला हम देखेंगे अल ब्रूनी ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की अपवित्रता की जो मान्यता को क्यों अस्वीकार कर दिया, और क्या जाति व्यवस्था का पालन पूर्ण कठोरता से किया जाता था। तो अल ब्रूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में जो भी विवरण दिया वो पूर्णतया संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से प्रभावित था, क्योंकि अल ब्रूनी भारत के अंदर आया था तो भारत के अंदर जितना कुछ भी धार्मिक साहित्य रचा गया था वो संस्कृत भाषा में था। तो अल ब्रूनी के सामने एक ही था, इन पर ही वो निर्भर था, और इन ग्रंथों में ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों का ही प्रतिपादन किया गया था। लेकिन वास्तविक जीवन में ये व्यवस्था उतनी कड़ी भी नहीं थी जितना वर्णन ब्राह्मणवादी ग्रंथों में किया गया था, या उनसे प्रभावित होकर अल ब्रूनी ने उनका वर्णन किया। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अत्यंज नामक एक जो जाति थी, जो निम्नतम जाति मानी जाती थी, या कह सकते हैं निम्नतम एक श्रेणी थी, जो लोग श्रेणियों के लोग होते, श्रेणी मतलब जो विभिन्न व्यापारिक संगठन वगैरह होते थे, या विभिन्न जो कार्य करने वाले लोगों का संगठन था, कि लोग किसान और जमींदारों द्वारा सामाजिक प्रताड़ना के जरूर शिकार होते थे, लेकिन खेती के काम के लिए या फिर ये विभिन्न वर्ग श्रेणियां मजदूरी आदि काम के लिए इन अत्यंत लोगों का क्या करती थी, सहारा लिया करती थी। तो इस कारण क्या थे, भले ही उनके साथ सामाजिक प्रताड़ना, उनको हाशिए पर रखा जा सकता, उनको समाज से या गांव से बाहर रहना पड़ता था, उनको गांवों और नगरों में आने के लिए भी, जैसा कि हम गुप्त काल के अंदर देखते थे कि उनको अपनी खपचियाँ वगैरह बजानी पड़ती थी, लेकिन आर्थिक तंत्र की ये महत्वपूर्ण आधार थे, क्योंकि कृषि और जो मजदूरी काम था उस मजदूरी काम मुख्य रूप से इन्हीं के ऊपर क्या था, टिका हुआ था। तो अल ब्रूनी ने ब्राह्मणवादी मान्यता को अस्वीकार कर दिया। जैसे ब्राह्मण लोगों में कहा जाता है कि ऐसे लोग हमेशा के लिए अत्यंत या फिर शुद्र लोग थे, उनकी स्थिति कभी बदलेगी नहीं, जैसे मैंने ऊपर भी वर्णन किया था, उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसका मानना कि जो भी वस्तु अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता पाने का प्रयास करती है और उसमें सफल भी होती है। जैसे वो कहता है कि सूर्य हवा को स्वच्छ करता है, तो ऐसे वो उदाहरण देता है, समुद्र का भी वो उदाहरण देता है, तो जिसमें वो कहता है कि हर अपवित्र चीज़ कुछ समय बाद पवित्र हो जाती है। लेकिन भारत की जाति व्यवस्था के बारे में वो कहता है कि वो ऐसी है कि वो कभी भी पवित्र नहीं होती। तो इस अस्वीकार को, इस अपवित्रता को वो सिरे से खारिज कर देता है, इसको वो मानता नहीं, क्योंकि वो जिस परिवेश में रह रहा था, और वो उसको बताता भी है कि जो मुसलमान या कहते हैं इस्लाम धर्म के अंदर सबको बराबर माना जाता, उसमें ऐसी कोई अपवित्रता की बात नहीं है। अल ब्रूनी के अनुसार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। तो अल ब्रूनी ने वर्ण व्यवस्था को उल्लेख किया, उसमें उसने सबसे उच्च जाति का ब्राह्मणों को माना, ब्राह्मणों को सबसे उच्च जाति का, और कहा ये ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न हुए, और क्षत्रिय दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आते और इनका सृजन ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ है, और उनके पश्चात वैश्य आते जिनका उत्पन्न ब्रह्मा की जंघाओं से, और अंत में शूद्र जिनका सर्जन चरणों से हुआ। यानी ये वर्णन उसने ब्राह्मणवादी ग्रंथों से ही लिया, और ब्राह्मणवादी ग्रंथों में ये वर्णन जो ऋग्वेद का 10वां मंडल और इसके अलावा जो मनुस्मृति इसके ऊपर आधारित हैं। अगला हम देखेंगे इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के संबंध में जो लिखा उस पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, और वो मोहम्मद बिन तुगलक जो भारत का सुल्तान था उसमें सल्तनत काल का के शासनकाल में भारत आया, और उसने भारतीय शहरों के बारे में लिखा। भारतीय शहर घनी आबादी वाले, और वो कहते थे समृद्धि, यानी बहुत ही ज़्यादा वहाँ लोग रहते थे, और हर तरीके से वो समृद्धि यानी धन संपदा की दृष्टि से वो बड़े समृद्ध थे। उसने दिल्ली में सबसे बड़ा और विशाल जनसंख्या वाला शहर बताया, और उसके बाद दूसरा नंबर उसने दौलताबाद जो महाराष्ट्र के अंदर है, जो किसी भी आकार में दिल्ली के उसने समकक्ष बताया है, यानी उसके एक जैसा है। शहरों के बाजार मात्र आर्थिक विनिमय के स्थान नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के भी वो क्या थे, केंद्र थे, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के भारतीय जो वस्त्रों का प्रयोग वर्णन करता है, जिसमें वो कहता वो चाहे सूती कपड़ा हो या महीन मलमल रेशमी जरी या साटन हो, या अन्य प्रकार के जो कोई मसाले वगैरह हो, या भारत की जो मिट्टी तक का वो क्या करता वर्णन, मिट्टी फसलों तक का सबका वो क्या करता है वर्णन करता है, और साथ में वो ये भी बताता है कि वो कपड़े कौन से लोग पहन सकते हैं। तो इस तरीके की आर्थिक गतिविधियों आदि के वर्णन द्वारा वो बताता है भारतीय शहरों के आपसी संबंधों को वो क्या करता है यहाँ पर स्पष्ट करने का कार्य करता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 5 भारतीय ग्रामीण परिवेश यानी कृषि के बारे में और व्यापार और वाणिज्य के संबंध में इब्न बतूता के वर्णन पर आपको टिप्पणी करनी है। तो भारतीय शहरों की समृद्धि का आधार भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, यानी भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था या धन संपदा की दृष्टि से समृद्ध था, जिस कारण भारत ने विभिन्न समय अंतराल के अंदर विभिन्न प्रकार के आक्रमण भी झेले थे। तो उसका कारण ही भारत की ग्रामीण समृद्ध अर्थव्यवस्था थी, जिसी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही भारत को समृद्धि प्रदान करती थी। और फ्रांसवा बर्नियर और इब्न बतूता जैसे लोग बताते भी कि ये उनके देशों में ऐसा था ही नहीं।
जिसके कारण उनके यहाँ न तो इतनी उत्पन्न जमीन थी, नहीं इतना उत्पादन होता था। वर्ष में भारत में 2-2 बार फसलें होती थी और इसी कारण क्या होता था, देश समृद्धि की कगार पर था। शहरों की समृद्धि का सीधा संबंध कृषि अर्थव्यवस्था से इब्न बतूता का ये कथन पूर्ण रूप से सत्य था, क्योंकि भारतीय व्यापार और भारत की जो जमीन उपजाऊ भी थी और वो उत्पादक भी थी। व्यापार और वाणिज्य नहीं है, वाणिज्य के संबंध में भी इब्न बतूता ने कहा है कि भारत का व्यापार वाणिज्य बढ़ाई समृद्धता, यहाँ शिल्पकारी की वस्तुएं, सूती कपड़े, महीन मलमल, ये साटन है, साटन है जो एक प्रकार का कपड़ा था, जरी आदि के संबंध में वर्णन किया है और इनकी अन्य देशों में भी बहुत ज़्यादा मांग थी। भारतीय महाद्वीप व्यापार और वाणिज्य और अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था, यानी ये स्थल और समुद्र दोनों ही मार्ग से जुड़े हुए थे। और भारत में व्यापारिक संगठन, श्रेणी व्यवस्था वाला संगठन, जिसको पश्चिमी भारत के ऐसे संगठन को महाजन कहते थे, कहीं सेठ कहते थे, कहीं ज्येष्ठ श्रेणी वगैरह के नाम से जानते थे या श्रेष्ठी के नाम से, इनके माध्यम से क्या था भारत का विदेशी व्यापार बड़ा ही उन्नत अवस्था के अंदर था और इससे यही भारत को समृद्ध बनाता था। इन सभी वस्तुओं के आपको फोटो देखने हैं तो मैंने इनके आपको जब पार्ट पढ़ाया तो उसमें बहुत ही इनके सारे फोटो के साथ में मैंने इनको दिखाया, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप पार्ट को पूरी तरीके से नहीं समझोगे तो इस तरीके की बात आपको समझ, पार्ट को पहले आप 2 से 3 बार देखिए, फिर ये प्रश्न देखिए, फिर फिल्म की तरफ आपके सामने प्रश्न आते ही सारा डाटा घूमने लग जाएगा और फटाफट आप लिखते भी जाओगे। भारतीय संचार प्रणाली के संदर्भ में इब्न बतूता का जो विवरण था उस विवरण को आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो व्यापारी को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था ताकि व्यापारी क्या करें, एक स्थान से दूसरे स्थान की क्या करें, यात्राएं करें। अगर उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो वो क्यों जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते थे, राज्य की तरफ से व्यापारिक मार्गों पर सराय यानी धर्मशालाएं वगैरह की स्थापना की जाती थी और विश्राम गृह बताए जाते जहां यात्री विश्राम कर सके, रुक सके। और डाक प्रणाली से व्यापारियों के लिए लंबी दूरी की सूचनाएं भी भेजी जाती ताकि कम समय में तुरंत उनको सूचनाएं प्राप्त हो सके। और उधार प्रेषित करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उधार को भेजना या प्राप्त करना भी इस संचार प्रणाली से कम समय में संभव होता था। और संचार प्रणाली इतनी अधिक कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते, वहीं गुप्तचर की खबरें सुल्तान तक डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंचा थी। और एक डाक प्रणाली 2 प्रकार की थी, जिसके बारे में पूर्व में हमने वर्णन किया। एक तो अश्व डाक व्यवस्था, जिसको उल्लुक के नाम से कहते हैं, हर 4 मील पर स्थापित घोड़ों द्वारा चली थी। और एक पैदल डाक व्यवस्था, जिसको दावा कहते हैं, ये प्रति मील इसके 3 अवस्थान स्थित होते थे। अगले बड़े वाले प्रश्न है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में अल बिरूनी के अनुभवों को वर्णन करते हुए आपको इसका, तो इसके जो उत्तर है 26, 27 और 28 प्रश्न उसमें दिए गए। और जबकि प्रश्न संख्या जो 8वां इब्न बतूता ने भारतीय यात्रा के संबंध में दिए गए वृत्तांतों में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के किन बिंदुओं को उजागर किया, ये 29 और 30 क्वेश्चन से मिलकर बनाए। तो ये वीडियो इतना ही, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ और उसके बाद आज के इस वीडियो को हम ड्रॉप करते हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर अब समझा दिया, फिर से समझाऊंगा तो आपका भी इसमें क्या होगा, समय नष्ट होगा। तो इसलिए ये व्यवहारिक भी मुझे नहीं लग रहा है कि इसको मैं दोबारा से समझाया जाऊँ। तो ये प्रश्न कौन से थे यहाँ पर, इसके अंदर जो छोटे वाले आगे प्रश्न आए ना 29, 30 वगैरह, तो उन प्रश्नों की यहाँ पर बात की गई है और उन प्रश्नों के माध्यम से आप इनका उत्तर देख सकते हो। ये जो यहाँ पर ये प्रश्न आए ना छोटे वाले, तो इनके माध्यम से आप इनका उत्तर देख सकते हो। वैसे आपको इन बड़े वाले प्रश्नों में भी इनके उत्तर मिल जाएंगे एक साथ, यहाँ पर आप देख सकते हो। जो यहाँ पर हमने लघुत्रात्मक टाइप की ये प्रश्न देखे ना, इनमें भी आपको एक उत्तर मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, हमेशा पॉजिटिव कमेंट कीजिए ताकि हम भी क्या हो, हमें भी प्रेरणा मिले और आपके लिए नया नया टॉपिक लेकर के आते रहें। और आपका अगर अच्छा मुझे रिस्पॉन्स रहा तो मुझे जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनाकर आपको लाइव सेक्शन के अंदर हल करने का भी मेरा प्लान है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।